टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रिफाइनरी यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी के ऊपर, जिसमें हम आज गोलू सर से बात करेंगे जो हमें बताएंगे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट क्या होती है और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसमें। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। आज हम आ चुके हैं गोलू सर के पास, तो गोलू सर से जानेंगे कि एग्जैक्टली गोलू सर का क्या अनुभव रहा है रिफाइनरी में। सर एक बार अपना नाम कंफर्म कर दीजिए। नमस्कार सुधांशु जी, मेरा नाम गोलू कुमार, बिहार बेगूसराय। बिहार से हैं आप? बिहार से रहने वाले हैं? अरे एक बिहारी और सब पे भारी। बढ़िया। तो आपका किस यूनिट में एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा। मैं हल्दिया रिफाइनरी में एफओई ब्लॉक से सीडीयू से नॉर्मली सीडीयू के बारे में अच्छे से पता है। तो सर जो सीडीयू है, एक बार उसके फुल फॉर्म बताएंगे, क्या सीडीयू है क्या? सीडीयू नॉर्मली क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, और अदर रिफाइनरी में कहीं कहीं मॉडिफाइड नेम जैसे एवीयू है। तो एवीयू एक्चुअली वो भी जस्ट लाइक ए सीडीयू, मतलब उसमें एक ऐड कर दिया है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। बट यहाँ पे या फिर अदर रिफाइनरी है वो सीडीयू और वीडियो को अलग कर दिया है। तो नॉर्मली यहाँ पे सीडीयू मतलब क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। तो सर जो एवीयू है वो एवीयू क्या है? उसका नाम एवीयू क्यों पड़ा है? एक्चुअली एवीयू मीन्स एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। इसका भी मेन पर्पस वही है जो सीडीयू है। मतलब सीडीयू में क्या है कि जो मेरा बॉटम प्रोडक्ट आरसीओ है वो फर्दर हम वीडियो दूसरे यूनिट में भेज देते हैं। लेकिन जहाँ पे एवीयू कंबाइंड रहता है वहाँ पे सेम प्रोसेस, उसका भी फीड, इस वीडियो का फीड आरसीओ ही रहा, बट वो कंबाइंड है, मतलब दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है, इसलिए वहाँ पे एवीयू रखा गया। ये नॉर्मली कुछ ही रिफाइनरी जैसे ब्राउनी रिफाइनरी में है, और नॉर्मली कोई और हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह सीडीयू ही रहता है। थैंक यू सर। बट हम जो आपने फीड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप, वो फीड एग्जैक्टली आप बताएंगे कि सीडीयू क्या है, क्या उसका फीड है, और मतलब जो रॉ मटेरियल्स हम कहते हैं वो क्या है? क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अभिज्ञ हैं इस चीज़ से कि एग्जैक्टली ये पेट्रोलियम रिफाइनरी होती क्या है। तो हमने सुना है कि सीडीयू एक मदर यूनिट है रिफाइनरी की, तो उसे थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा कि है क्या एग्जैक्टली। जी, जिसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, पेट्रोल, गैस, एलपीजी या फिर केरोसिन, डीजल। एक्चुअली हम ये डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये आया कहाँ से है, ये कैसे ट्रीटमेंट होके बनता है, इसके लिए एक रिफाइनरी प्रोसेस है। सबसे पहले जो भी मेरा रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट जस्ट लाइक पेट्रोल, गैस, डीजल, केरोसिन, एटीएफ ये सब बनाते हैं। तो इनके लिए जो मेरा सीडीयू है मतलब रिफाइनरी, वो कच्चा तेल को लेकर, क्योंकि वो तो मेरा प्रोडक्ट नहीं है, उसको हम ना यूज कर नहीं सकते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डिविजुअल करने के लिए, फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए हमको रिफाइनरी की ज़रूरत पड़ी। और रिफाइनरी की ज़रूरत पड़ी ही, और एक सीडीयू की सबसे पहले क्रूड को हम डिस्टिलेशन करने के लिए हमको ये सीडीयू की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसके बाद फर्दर दूसरे जो यूनिट है, एफसीसी हो गया, एमएसक्यू हो गया, डीएसडीटी हुआ, डीएसडीएस है, ये सब यहाँ से सीडीयू का कट जो प्रोडक्ट है इसको लेकर वो ट्रीटमेंट करके फर्दर वो जो हमारी डेली लाइफ यूजुअल प्रोडक्ट है उसको वो बनाने का काम कर दिए। तो सर ये जो क्रूड है वो पाया कहाँ पे जाता है, मतलब कहाँ से मिलता है हमें? क्योंकि हम तो समझते थे तेल जो है पेट्रोल पंप से आता है, गाड़ी में डाला चल रहा है, बट आज तक अभी पता नहीं चला कि इस तरीके से डिस्टिलेट होता है वो। तो कहाँ से हमें मिलता है और इसकी यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ी? हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं क्रूड को? एक्चुअली क्रूड मतलब ये कच्चा तेल, हम पहले कोयला जानते हैं। अब कोयला कैसा है, जस्ट लाइक जैसे पृथ्वी पे पहले पेड़ थे, ऐसा हुआ कि जब भूकंप, अर्थक्वेक की वजह से जो भी अर्थ पे था वो समुद्र के अंदर चला गया, तो उसी में जो मेरा पेट्रोल बना वो मान लिया जाए लेयर के नीचे, मतलब ये ओशन या फिर कहीं पे वो सारा कुछ जैसे एनिमल्स, फिश, ह्यूमन लाइफ, वो सब वहाँ पे डिपॉजिट होके, तो वो जो जल में रहा वो मेरा हो गया क्रूड। और जो मान लीजिए एक लेयर जहाँ पे जैसे पैंथालासा था या फिर जो पेंजिया था उस रेंज में, जहाँ स्थल रहा या फिर पहाड़ जब माउंटेन था वो अंदर चला गया, और पेड़ पौधे जो थे, तो उससे वजह से कोयला बना जस्ट लाइक ऐसे। तो वही पेट्रोलियम जो है कच्चा तेल जो कि जमीन मतलब समुद्र के किनारे जो भी रॉ मतलब फिश हो, ये सब डिपोजिशन की वजह से सड़ने गलने से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना, पेट्रोलियम बना, क्रूड बना। अच्छा, मतलब अर्थ क्रस्ट में जो हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधों के दबने से हमारा अर्थ क्रस्ट बना है। अच्छा अच्छा। तो ये मॉडर्न थ्योरी कहती है कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे
सैकड़ों वर्षों तक जो चीज़ डिकम्पोज होती है उससे हमारा क्रूड आता है। ओके, तो इसमें सर जो आपका हमारा मदर यूनिट जिसे हम सीडीयू कहते हैं, उसका रॉ मटेरियल एग्जैक्टली क्या है? आप कैसे डिफाइन करते हैं कि रॉ मटेरियल क्या? क्योंकि इंडिया की बात करें तो वहाँ पे अलग प्रकार का जीव जंतु होगा जो डिकम्पोज हुआ है और चीज़ें बनी हैं। फॉरेन में अलग प्रकार के जीव जंतु डिकम्पोज हुए होंगे तो उसकी कंपोजिशन तो कुछ अलग होगी ना। तो पेट्रोल और डीजल सब अलग ही होना चाहिए, पर ये मतलब अलग अलग एक ही कैसे आता है? होना अलग चाहिए तो। जी, आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक जो भी जहाँ से कच्चा तेल मीन्स क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वहाँ का हर एक जगह का नेचर अलग अलग रहता है। कहीं पे पैराफेनिक नेचर्स, कहीं पे एरोमेटिसिटी ज़्यादा रहता है। तो वो क्या है ना कि जैसे नाइजीरिया आप चले जाइए, फिर ईरान चले जाइए, तो वहाँ के जो क्रूड है वहाँ पे बहुत अलग टाइप्स का आता है, जैसे हाई सल्फर रहता है। और जैसे बहुत सारे ओपेक कंट्री है, ईरान, नाइजीरिया, तेहरान, ये सारे क्रूड एक्सप्लोरेशन कंट्री है। तो हम लोग वहाँ से क्रूड मंगाते हैं और फिर वहाँ से जो मेरा क्रूड तो मेरा फाइनली प्रोडक्ट है ना, डेली लाइफ यूज के लिए हम पहले प्राइमरी यूनिट मतलब मदर यूनिट मीन्स सीडीयू में उसको डिस्टिलेट करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर जो आपका हमारा रॉ मटेरियल है सीडीयू का, वो क्रूड है एग्जैक्टली तो उससे हम फिर आगे क्या फर्दर प्रोसेस होती है वो जान सकते हैं हम? मतलब अगर आपको ऐसा हो कि रिफाइनरी कुछ कहे ना, आप एक्सप्लेन कर पाए थोड़ा सा ब्रीफ में। जी, क्रूड को जैसे मेरा प्राइमरी यूनिट मतलब सीडीयू का जो फीड है वो क्रूड हुआ। तो क्रूड में सबसे पहले ऐसा नहीं कि क्रूड लाए हम डिस्टिलेशन किए मेरा प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि क्रूड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है। और जो मेरा रिफाइनरी है, रिफाइनरी के कोई भी कॉलम हो या हीट एक्सचेंजर हो, पंप हो, और उस डायरेक्ट हम क्रूड को डिस्टिलेट करें तो मेरा बहुत सारा क्या क्रूड हो जाने की वजह से वो पूरे प्लांट को बर्बाद कर देता है। तो ऐसा नहीं, क्रूड को हम लाए और डिस्टिलेट कर दिए सबसे पहले। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, क्रूड में जो भी मेरा इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक। ओके, मतलब पहले क्रूड का हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो किस प्रकार मतलब क्यों करते हैं? प्री ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत है हमें क्रूड में? क्रूड को मतलब ट्रीटमेंट मीन्स करने का इसलिए ज़रूरत है कि क्रूड में जो मेरा इम्प्योरिटीज़ है, जैसे ओलियोफोबिक हुआ, ओलियोफिलिक हुआ, जस्ट मतलब कुछ साल्ट है, साल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या होता है ना, साल्ट कंटेंट जो हमारे कॉल पंप है, एक्सचेंजर है, इसको करोड कर देती है। तो हमारा मेरा क्रूड से मेरा मेन काम ये रहता है कि पहले जो साल्ट कंटेंट है उसको रिमूव करना, उसके बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग है उसको लेके जाना। अच्छा, मतलब इसमें साल्ट और ओलिफोबिक ओलिफिबिक ना, ओलिफिबिक, ओके, तो ये इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। ओके, तो एक ब्रीफ में एक शॉर्टली प्रोसेस बता सकते हैं हमें कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, इससे हमें भी अंदाज़ा हो जाए कि डिस्टिलेशन क्या है, उसमें फिर क्रूड जाने से क्या होता है, वो एक छोटा सा प्रोसेस बता दीजिए शॉर्टली में। सबसे पहले क्रूड को हम डिसाल्टर करते हैं, डिसाल्टिंग प्रोसेस करते हैं। डिसाल्टिंग प्रोसेस करने से मीन्स जो भी मेरा साल्ट कंटेंट है उसको वहाँ से हम निकाल लेते हैं, फिर उसको थोड़ा हीटअप करके तो उसको हम डिस्टिलेशन करके जो प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं। और आप तो केमिकल इंजीनियर से हैं ही, तो एज आप जानते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है, उसके बारे में उतना लेके जाना सही नहीं रहेगा। थैंक यू सर, ये इसके लिए। और इसमें सर जो इम्प्योरिटीज़ तो आपने बता दी, बट प्रोडक्ट क्या क्या हमें क्या प्रोडक्ट के कट्स मिलते हैं वो एक बार और बता दीजिए सर। तो मेरा क्रूड से जो भी प्रोडक्ट के कट मिलते हैं मतलब सीडीयू से, नॉर्मली वो तो ऑब्वियसली जो लाइटर कंपोनेंट है जैसे गैस है, फ्लू गैस, C1, C2, C3, C4, C5, मतलब जो भी मैंने पहले तो एलपीजी मानिए, तो नॉर्मली प्रोडक्ट ले चलते हैं तो एलपीजी हो गया, गैसोलीन हो गया, किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, जेवीओ हो, जूट ब्लीचिंग ऑयल हो, आरसीओ है। नॉर्मली मानिए तो एक कट हमको निकलता है और इस कट को फिर हम फर्दर सेकेंडरी यूनिट में ले जा करके ट्रीटमेंट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। थैंक यू सर। तो सर इसमें जो हम कहते हैं ना हायर कैलोरीफिक वैल्यू, वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है? हायर कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी जो भी लाइटर कंपोनेंट होगा, मीन्स अगर हम लेते हैं जैसे एलपीजी है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी होगी जो जितना लाइटर होगी। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा लाइटर होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। अच्छा, हमारे सर जैसे हम जानते हैं या हमारे दर्शक जानते हैं कि जैसे एटीएफ या केरोसिन है जो हमारा कट निकलता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? एटीएफ और केरोसिन है तो एक ही चीज़ है, बट क्या डिफरेंस क्या है, वो बेसिक डिफरेंस जानना चाहेंगे हम। एक्चुअली एटीएफ मीन्स एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और केरोसिन मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और एटीएफ का कट और केरोसिन का कट में डिफरेंट है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट के रेंज में डिफरेंट है। और दोनों के कंपोजिशन देखा जाए
तो सेम है। मीन्स जब हम केरोसिन का कट लेना रहता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है 140 टू 270 तक लेते हैं, बट वही जब हमको एटीए बनाना रहता है तो इसे थोड़ा लाइटर लेते हैं, मतलब 240 तक कट लेते हैं। ओके, ऐसा है ना। हम तो समझते थे कि कैरोसिन एटीएफ ठीक ही है और सीधा डाल दिया एयरप्लेन में और चल रहा है। अच्छा, वैसे सर जो क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट है हमारी, उसमें हमने पढ़ा है, जब पढ़ते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम, एक होता है मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम। तो हम मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम से ही काम चला सकते हैं, ये प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम की क्या आवश्यकता पड़ती है? एक्चुअली में जब हम चाहे तो मेरा मेन कॉलम से, मतलब मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम से काम चला सकते हैं, लेकिन क्या है ना, प्री की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेन तक ले जाने पर हमको क्रूड को 350 360 के आसपास हीटअप करना पड़ता है। तो मेरा क्या है, जब डिसॉल्टिंग के बाद जो फिर से मुझे हीट करते हैं नियरेस्ट 200 तक, तो 200 तक मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब C5 रेंज, मतलब C5 तो C13 रेंज तक जो मेरा नेफ्था का प्रोडक्ट मीन्स गैसोलीन का वो आ जाता था। हम कोशिश करते हैं जो मेरा लाइटर प्रोडक्ट है वो ओवर क्रैकिंग ना हो करके मेरा सही से वो डिजायरेबल प्रोडक्ट बन जाए, इसलिए हम उसको प्री में जा करके उसको फ्रैक्शनेट कर लेते हैं। ओके, तो ये तो सर ठीक है, बट जैसा कि आपने कहा कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर क्या, मेरी थोड़ी स्टडी हो रखी है, बाकी मैं तो बस यही काम करता हूँ, इधर उधर चलता ही है, तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। हाँ, मेरे दर्शक जो हैं वो मोस्टली केमिकल इंजीनियर्स हैं, मैं उनको मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसमें सर जो प्रोसेस है वो मैंने थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है उसमें समटाइम्स फर्नेस से डिसाल्टर्स टाइप के इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इनका थोड़ा सा टाइप और किस लिए यूज़ किया जाता है उसका रीज़न जानना चाहेंगे कि क्या है एग्जैक्टली वो। जी, ये जो आपने बताया डिसॉल्टर, फर्नेस, कॉलम, इसका यूज किया जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा क्रूड लिए हीट, मतलब क्रूड लिए तो उसको डिसॉल्टर में जाके मेरा बन प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। नॉर्मली पहले क्रूड को लिए तो क्रूड मेरा नॉर्मल टेम्परेचर पाया, फिर उसको थोड़ा हीटअप कर लेते हैं जिसके लिए हमको हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत पड़ा। फिर हीट एक्सचेंजर से हीटअप करने के बाद फिर हमको साल्ट को रिमूव करना है जिसके लिए हमको डिसॉल्टर की ज़रूरत पड़ा। फिर उसके बाद हीटअप करके मेरा जो प्री फेस्टेड कॉलम है वहाँ पे जाकर उसको डिस्टिलेट किए। फिर उसका जो मेरा बॉटम प्रोडक्ट मीन्स उससे जो हैवियर प्रोडक्ट है उसको और हमको टेम्परेचर ज़्यादा हीटअप करना है, नियरेस्ट 300 350 के आसपास ले जाना है, तो उसके लिए हमको फर्नेस की ज़रूरत पड़ा। तो यही नॉर्मली क्योंकि सब चीज़ का फंडा, चाहे पंप हो, डिसॉल्टर हो, फर्नेस हो, कॉलम को, हमें जो ज़रूरत है, अगर मुझे टेम्परेचर राइज करना है तो एक्सचेंजर हो, ज़्यादा टेम्परेचर देना है तो फर्नेस, और सेपरेट करना है तो कॉलम लगाया है। तो सर क्या हम जान सकते हैं किस प्रकार का डिसाल्टर है, क्योंकि डिसाल्टर भी कई प्रकार के होते हैं, तो डिसाल्टर का टाइप और क्या वर्क करता है ये? डिसॉल्टर तो कई टाइम, मतलब डिसॉल्टर जैसे पहले जो क्रूड को डिसॉल्टिंग करते मीन्स पहले था मैकेनिकली प्रोसेस था, फिर केमिकल प्रोसेस आया। तो इन दोनों में क्या है ना, मेरा साल्ट जो इम्प्योरिटीज था जिसको मैंने रिमूव करना है वो प्रॉपर तरीक़ा से हो नहीं पाता था। फिर अब नया टेक्नोलॉजी आया जो इलेक्ट्रिकल डिसॉल्टिंग प्रोसेस, मीन्स अब के जो हर एक यूनिट रिफाइनरी है तो वो उसमें इलेक्ट्रिकल डिसॉल्टिंग प्रोसेस रखा जाता है। ये बस कुछ नहीं, जस्ट केमिकल और मैकेनिकल का एक कंपोजिशन है, बस इसमें थोड़ा क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल चार्ज दे दिया जाता है जिसके कारण जो है मेरा क्रूड से जो ऑयल है, तो क्रूड से जो वाटर कंटेंट साल्ट है वो आसानी से रिमूव हो जाता है। ओके, और सर जो फर्नेस है वो फर्नेस क्या रहती है, मतलब ईंटों की बनी रहती है और बीच में लकड़ियाँ जल रही होती हैं, ऐसी फर्नेस होती है या फर्नेस कुछ अलग है? मतलब हमारे यहाँ तो भट्टी कहते हैं ना फर्नेस को, तो किस प्रकार की फर्नेस है वो जानना चाहेंगे, क्या साइज़ क्या रहता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो किस टाइप की फर्नेस है? देखिए, फर्नेस में से सीधी सी बात आप समझे तो जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, मीन्स आप घर पे खाना बना रहे हैं तो सिलेंडर यूज कर रहे हैं, मीन्स सिलेंडर भी एक तरह का फर्नेस है। तो रिफाइनरीज में हम सिलेंडर ही यूज़ करते हैं? वही तो डिपेंड है रिफाइनरी, क्योंकि यहाँ पे बल्क मॉडल, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा सा मग रहा है। तो यहाँ क्या है, बल्क मॉडल्स है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर, आप खाना बना रहे हैं नॉर्मल 70 से 80 डिग्री रहता है मैक्सिमम, और जब हम क्रूड को हम 350 360 के पास हीटअप करें तो यहाँ गैस जलाने से या फिर लकड़ी जलाने से कम चलेगा नहीं। तो इसलिए मेरा फर्नेस है। तो फर्नेस में मीन्स क्या, उसमें बहुत सारे बर्नर लगे रहते हैं और बर्नर में हीटअप करें, बर्नर में जलाने की जैसे गैस है या फिर ऑयल से, इस सब से जलाते हैं। ओके, तो किस प्रकार के फर्नेस हैं आपके यहाँ? यहाँ पे मतलब सीडीओ में नॉर्मली जो है सिलेंड्रिकल टाइप फर्नेस है जो कि ड्यूल फायरिंग, मतलब ऑयल और गैस दोनों से उसका बर्नर को जलाया जाता है। अच्छा, तो ये तो आपका फर्नेस का हो गया सर। बाकी आपकी यूनिट में सर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और आपका जो प्रोडक्ट निकलता होगा तो टेस्ट भी होते होंगे, तो वो क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपकी यूनिट में? हाँ, मेनली तो
टेस्ट तो प्रोडक्ट है उसको कहीं भेजने से पहले या फिर मार्केटेबल में जाने से पहले तो टेस्ट हर एक प्रोडक्ट का चाहिए, क्योंकि अभी जो BS6 का नेचर चल रहा है, मीन्स कोई भी प्रोडक्ट है उसमें सल्फर कंटेंट जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके वो रहना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए जैसे मेरा LPG है, LPG को वेदरिंग टेस्ट करते हैं, और जैसे कॉपर कोरिजन टेस्ट हो जाता है। तो वैसे ही मेरा मान लीजिए नेफ्था है, उसका भी लेड स्टेट होता है। और जैसे प्रोडक्ट मान लीजिए केरोसिन है, तो केरोसिन को तो यहाँ पे मतलब CDU में नॉर्मल सल्फर कंटेंट चेक करके, नहीं तो दूसरे यूनिट में भेज देते हैं, वहाँ से वो सल्फर को रिमूव करने के लिए डिसल्फराइजेशन सेक्शन लगा कर वो सब ट्रीटमेंट कर लेता है। अच्छा, मतलब आपकी यूनिट के बाद भी और यूनिट्स हैं? हम तो समझे थे कि पेट्रोल निकलता है फिर उसके बाद सीधा डाल लिया गाड़ी में तो चल जाएगा, तो दूसरी यूनिट्स भी हैं आपके यहाँ, मतलब जो सल्फ़र को रिमूव करती हैं। तो सल्फ़र आपके यहाँ की कोई इम्प्योरिटी है या उसका ही एक पार्ट है? सल्फर देखिए मेनली इम्प्योरिटीज है जो कि मेरा प्रोडक्ट में रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई प्रोडक्ट में सल्फर है उसको हम बेचते हैं या फिर गाड़ी में यूज कर ले तो चलेगा, तो हमको सल्फर को भी रिमूव करना ज़रूरी है, जो कि मेरा CDU से हो नहीं पाता है। और ऐसा नहीं कि CDU से जो प्रोडक्ट निकला मेरा यूजेबल है, तो उसको हम सेकेंडरी यूनिट जैसे FCC बताए थे, FCC हो गया जिसमें पेट्रोल बना लेते हैं, DHDS हो गया जिसमें DHDA DHDT OSU, ये सब सारे जो यूनिट है सेकेंडरी यूनिट है, इससे अपने जो भी फीड है उससे सल्फर को रिमूव करके फिर उसको ट्रीट करके फिर जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। तो सर आपके यहाँ एक वेदरिंग टेस्ट होता है, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? वेदरिंग टेस्ट हो गया, कॉपर कोरिजन टेस्ट हो गया, सिल्वर टेस्ट हो गया, लेड एसिटेट मतलब ये आपके कुल मिला के 3-4 टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है उसकी इम्प्योरिटीज़ कितनी है, और फिर उसे फर्दर अदर यूनिट्स में भेज दिया जाता है। ओके, तो वैसे इसके बीच सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बिहार से हैं, तो बिहार में पेट्रोल निकलता है ज़मीन से या नहीं? नहीं, बिहार में तो क्रूड ऑयल नहीं निकलता है नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली में पता चला समस्तीपुर जगह के आसपास ONGC ने आके वहाँ पे आइडिया लगाया कि वहाँ पे नीचे क्रूड है, बट अभी तक एक्सप्लोरेशन का काम हुआ नहीं है। अच्छा। तो सर आपकी लाइफ में जैसा हम लोग तो परेशान रहते हैं, हमारी गाड़ी में रेट देखते हैं तो जाके 101 102 रुपये चल रहा है पेट्रोल, 112 भी पहुंच जाता है कभी कभार। तो आपको तो फ्री ही मिलता होगा, फिर तो लाइफ अच्छी ही चल रही होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देखिए रिफाइनरी जो भी है वो तो अगर मान लीजिए पेट्रोल बना देती है, नियरेस्ट जो मार्केटेबल मिलती है उसके अपेक्षा 30% के आसपास वो प्रोडक्ट डिस्पैच करती है। तो फिर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये सब टैक्स लगा वो 110 112 के आसपास जाता है। मतलब लॉट फेयर के गवर्नमेंट का ही इशू है। ठीक है सर। तो सर आप रिफाइनरी में इतने टाइम से हैं, लोगों का कहना है कि रिफाइनरी लोगों की ज़िंदगी ख़राब ही कर रही है, क्योंकि एक फैक्ट्री जो पेट्रोलियम फैक्ट्री हो और उसमें से हमारी इतनी टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, तो H2S तो बहुत ही हार्मफुल होती है। तो उसमें आपका क्या राय है? वो कहते हैं कि वहाँ से आपकी लाइफ कम हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो उसमें काफ़ी समय से हैं। जी, ऐसा है कि रिफाइनरी मीन्स ऐसा है कि आप माने एक बॉम्ब है, बॉम्ब पे आप खड़े हैं, बस कोई माचिस नीचे से लगाना है, तो खतरे लेकर तो चाहे एक्सप्लोरेशन करे या फिर रिफाइनरी चला, मतलब क्या है डेली लाइफ में ऐसा हम मेरा नहीं, इस इंडिया मतलब कंट्री को चलाने के लिए अब तो देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या है। अगर मान लीजिए रिफाइनरी बंद हो जाए तो क्या लगता है जो गाड़ी है ट्रांसपोर्टेशन कितना बंद हो जाएगा। तो एज ए केमिकल इंजीनियर्स मीन्स जोखिम, केमिकल से भरा ही जोखिम। केमिकल से भरा जोखिम, वो तो ठीक है सर। तो फिर आप अपनी लाइफ को रिस्क में लेके आप अगर पेट्रोल बना रहे हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि देश की सेवा सिर्फ आर्मी वाले भी नहीं करते हैं, केमिकल इंजीनियर्स भी करते हैं। जी सारे करते हैं। अच्छा। तो सर आपका क्या एग्जैक्टली एम है? रिफाइनरीज में आप हैं, तो क्या एम है आपका कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं? हर किसी का लाइफ में गोल होता है, आपका क्या है? मेरा जो डिजायर्ड गोल है, मतलब जैसे बरौनी रिफाइनरी या हल्दिया रिफाइनरी में एक एम्प्लॉय के रूप में अपना योगदान देना चाहेंगे। ओके अच्छा, एक एम्प्लॉय के रूप में आप हल्दिया या बरौनी रिफाइनरी के रूप में जाके एम्प्लॉय के रूप। तो सर आप इतने समय से अगर रिफाइनरी में हैं, और जैसा कि अभी हमने आपसे पूछा भी, तो आपका कहना है कि केमिकल इंजीनियर हैं तो लाइफ रिस्क पे है ही, तो क्या एग्जैक्टली रिफाइनरी में आपको पसंद आया? एक्चुअली मेरा मतलब ऐसा 9-10 से ही गोल था कि आई थिंक घर के बगल में रिफाइनरी को देखते थे क्या जल रहा है, जैसे फ्लेयर देखते जलता है। अच्छा। आपको स्टार्टिंग में मतलब क्या जल रहा है, वो हमेशा बारिश हो धूप हो छाँव हो हमेशा जलता रहे, तो फिर कुछ किसी भी चीज़ को जानने की एक्साइटमेंट रहती है। तो लगा यार कोई भी जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी क्यों चल रही है, उसमें पेट्रोल डालने से कैसे चल गया। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही
आगे बढ़ते गए इच्छुक है, केमिकल इंजीनियर भी होता है जो कि उसका भी एक कंट्री हो या फिर किसी भी कंट्री में उसका भी बिल्डअप के लिए, डेवलपमेंट उसका भी कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा है। तो फिर लगा चलो इसमें अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। तो मतलब बचपन से आपका ये रहा था कि रिफाइनरी आपके घर के पास में ही है, तो उसे देखा, गाड़ियों को चलते हुए देखा है, तो फिर उसके बाद आपके अंदर मन में आया कि रिफाइनरी जाना है, बस यही आपको रिफाइनरी की एक चीज़ अच्छी लगती है, इससे मोटर व्हीकल्स वगैरह चल रही हैं उसकी वजह से, या कोई और भी वजह है जो रिफाइनरी के अंदर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी है रिफाइनरी और इसमें ये अच्छा लग रहा है? हाँ, रिफाइनरी में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप जैसे डीसीयू जाएगा तो कोक कटिंग देखिए यार कैसे कटिंग हो रहा है, मतलब और सब एक्साइटमेंट चीज़ है क्योंकि नया नया चीज़ देखना। और बचपन हो या फिर अभी मान लीजिए आप नया खिलौना भी मिल जाए या फिर नया कुछ चीज़ मिल जाए, तो वो जो एक्साइटमेंट रहती है तो वो बहुत अच्छा रहती है। अच्छा, जो हमारी बचपन से चीज़ें देख रहे हैं वो कहाँ से आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं, वो क्यूरी जब सॉल्व होती है तो उसकी अलग ही बात होती है। अच्छा, तो ये तो सर खैर हमारे यूनिट का रहा, पर मैं जाने से पहले एक बार ज़रूर आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको बुरा ना लगे, आपका जो नाम है ये नाम बहुत अच्छा है, पर ये नाम रखा मतलब कैसे ये नाम रखा गया है, मैं ये जानना चाहूँगा ज़रूर। एक्चुअली मेरा नाम जो है रखेंगे माँ या फिर किसी ना किसी से तो घर से रखा गया। और बचपन में उतना पता नहीं था, नॉर्मली जब 7th 8th में आए तो लगा कि ये नाम चेंज करवा लेते हैं, लेकिन फिर नाम चेंज करने में थोड़ा इशू आ गई। फिर घर भी बोले चलो रहने दो, ये नाम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नाम को लेकर आप क्या, मतलब मेरा जो ज्वाइनिंग हो रहा था उस टाइम यहाँ के एचआर भी पूछ रहे थे क्या ये तुम्हारा नाम सच में गोलू है? अरे नहीं नहीं सर, देखिए जब भी हमारा कोई नाम होता है ना तो हम उसके साथ प्राउड से एक्सेप्ट करते हैं, और आप भी शायद एक्सेप्ट ही कर चुके हैं। तो मुझे भी मेरा नाम कुछ खास पसंद नहीं था, बट जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद तो अब बेस्ट नाम है ये, किसी के और नहीं। पर मैं फिर भी मतलब घर में किसने, मम्मी ने या पापा ने, दादी ने, किसी ने तो रखा होगा, मैं वो जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे है कौन? एक्चुअली इसके पीछे मेरी नानी मतलब मम्मी की मामा। ओके, तो नानी ने आपका जो नाम है ये नाम रखा है। नाम में सर कोई कमी नहीं है, बट ये नाम जो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, जो आपको डिफरेंट लगता है, मतलब आपको ही एग्जैक्टली आपको डिफरेंट रखता है और लोगों से, तो ये तो अच्छी ही चीज़ है। आपका नाम जहाँ होगा तो लोगों को वैसे ही पता होगा कि आप कौन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका शो में आने के लिए, और फिर कभी मिलेंगे सर। थैंक यू।